नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 2 वीडियो में हमने आपदा से आशय और उसके प्रकार, प्राकृतिक आपदा के रूप में हमने सूखा आपदा की विस्तार से चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बाढ़ आपदा क्या है, बाढ़ आपदा का क्या आशय है, बाढ़ के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, भारत में बाढ़ आपदा के क्षेत्र कौन कौन से हैं और बाढ़ आपदा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने बरसात के मौसम में देखा होगा कि नदियों में बहुत सारा पानी एकत्रित होकर जब आने लगता है तो आसपास के जो घर होते हैं, जो नदी किनारे घर बने होते हैं, उनमें पानी पहुंच जाता है और कई बार तो घर भी बह जाते हैं। इस तरह की स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो इसे ही बाढ़ कहा जाता है। किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से हुआ जल भराव, उससे जब जनधन की अपार क्षति होती है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने अथवा भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने अथवा तेज हवाओं और चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, आइए हम उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत की विशालता और भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ आना एक सामान्य आपदा मानी जाती है। हमारे देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून से प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा की कमी या अधिकता क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। पर्यावरण के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, जो हमने छेड़खानी की है, उसके कारण आज बाढ़ आपदा निरंतर और अत्यधिक हानिकारक होती जा रही है। बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के जो सामान्य कारण होते हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है भारत में तटबंध टूटने, बांध टूटने और बराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है। अविवेकपूर्ण तरीकों से तटबंधों का निर्माण होने, पुराने और जीर्ण हो रहे बांधों के कारण बाढ़ों का खतरा निरंतर बना रहता है। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मिट्टी और गाद पानी के साथ घुलकर बहकर मैदानों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जमा हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरयू नदियों से प्रतिवर्ष 10 लाख घन फुट मिट्टी जल के साथ बहकर उत्तर प्रदेश के मैदानों में जमा हो रही है। इससे नदियों का तल उठ रहा है, अर्थात ऊंचा हो रहा है और उनकी जल की जो सतह है वह ऊपर की ओर उठ रही है। अब प्रतिवर्ष उनकी ये धारा ही बाढ़ का रूप धारण कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से जलाशय बन जाते हैं और फिर उनके अचानक टूटने से प्रलयकारी बाढ़ें आती हैं। हिमालय क्षेत्रों में भूस्खलन एक आम क्रिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, वन कटाई, अनियंत्रित खनन यानी कि खुदाई से पहाड़ों की भूमि अस्थिर हो गई है। हिमालय क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में औसतन 60,000 घन मीटर मलबा निकलता है। हिमालय क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। सड़कों के निर्माण से जो मलबा एकत्रित होता है उसके कारण भी बाढ़ आती है। अब हम भारत के मैप को देखकर पता लगाएंगे कि भारत में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। भारत में बाढ़ आपदा एक सामान्य समस्या है। भारत के विशाल मैदान तथा तटीय क्षेत्र बाढ़ के दुष्प्रभाव को भोगते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में बाढ़ का आना एक वार्षिक
क्रिया है। इसके परिणाम मानव और पशु सभी को भुगतने पड़ते हैं। इनके अलावा बाढ़ से और कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ किस तरह से प्रभावित करती है, हम उन पर यहाँ पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहला है भौतिक क्षति। तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को क्षति पहुँचती है। कमज़ोर नींव के ऊपर बने भवन बाढ़ के कारण ढह जाते हैं। जान माल को खतरा हो जाता है। तेज गति से बहने के कारण पानी भूस्खलन की स्थिति पैदा करता है। बाढ़ का दूसरा प्रभाव जो हम देखते हैं वह है मृत्यु और जन स्वास्थ्य। बाढ़ में डूबने से लोगों और मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण तथा मलेरिया जैसे रोगों का फैलाव होना आम बात हो गई है। तीसरा है जल आपूर्ति में व्यवधान। कुआं, नलकूप और भूजल के प्रदूषित होने से स्वच्छ पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ का चौथा प्रभाव है फसलें और खाद्य आपूर्ति। बाढ़ के समय फसल डूब में आ जाती है। पानी में भीग जाने के कारण भंडार में रखे खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। बाढ़ का पांचवा प्रभाव है मिट्टी की संरचना में परिवर्तन। बाढ़ से मिट्टी भी प्रभावित होती है। समुद्री जल के कारण भूमि लवणीय हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2005 में आई बाढ़ में 80,000 घर बह गए थे तथा राज्य को करीब 295 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, आइए अब हम उन पर चर्चा करते हैं। वर्षा और तूफान के फलस्वरूप आने वाली आकस्मिक बाढ़ों को छोड़कर अन्य बाढ़ों के लिए प्रायः एक समुचित चेतावनी अवधि होती है। भारत में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जल संसाधन विभाग बाढ़ की चेतावनी जारी करता है। केंद्रीय जल आयोग का बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान अंतर्राज्यीय बाढ़ संभावित नदियों पर स्थित 132 पूर्वानुमान केंद्रों पर आधारित होता है। बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को कम करने की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए जाएं जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरों को कम किया जा सके। तीसरा है नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। नंबर 4, मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि में जल संग्रहण किया जा सकता है, अर्थात वहाँ पर बांध अथवा तालाब बनाकर जल को रोका जा सकता है। नंबर 5, तटबंधों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 6, तटबंधों के बीच फंसे हुए गांवों की सुरक्षा के लिए पूर्ण अथवा आंशिक पुनर्वास किया जावे। नंबर 7, नदियों के किनारों की भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए, अर्थात नदियों के किनारे जो मकान बन रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि जगह की कमी को देखते हुए इंसानों ने नदी किनारे अपने मकान बना लिए हैं और धीरे धीरे नदी का बहाव रोक दिया है। जब पानी बहुत तीव्र गति से आता है तो वह पानी हमारे घरों में घुसता है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसी का दुष्परिणाम बाढ़ है। अतः नदी किनारे जो बस्तियां हैं, जो मकान बने हैं, उनको वहां से हटाया जा सकता है और नदी किनारे मकान बनाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। 8वां है नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, अर्थात उन क्षेत्रों में वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के समय विस्फोटकों का सीमित उपयोग कर भूस्खलन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पहाड़ों पर सड़क बनाते समय विस्फोटकों के माध्यम से मिट्टी को खोदा जाता है, जिससे वहाँ पर पूरी मिट्टी में कंपन उत्पन्न होता है और भूस्खलन बढ़ने लगता है। अतः विस्फोटकों का उपयोग सीमित किया जाए तो भूस्खलन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कछार और तटीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग पर नियंत्रण से जान और माल का खतरा कम किया जा सकता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास कार्य की अनुमति
नहीं देनी चाहिए। बाढ़ क्षेत्रों में भवनों का निर्माण मजबूत होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बाढ़ आपदा से आशय, भारत में बाढ़ आपदा के क्षेत्र, बाढ़ आपदा के प्रभाव और बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक आपदा के रूप में भूकंप आपदा की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।